और इस वक्त बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। थोड़ी ही देर में वंदे भारत एक्सप्रेस को वो हरी झंडी दिखाएंगे और पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। देश में चल रही 8 वंदे भारत जो ट्रेन है और भोपाल से दिल्ली तक चलने वाली ये 9वीं ट्रेन, और जाहिर है इसके चलने से आवागमन आसान होगा, लोगों को सुविधा होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो भोपाल से दिल्ली तक चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन 9वीं होगी। इससे पहले 8 ट्रेन चल रही हैं और पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में वो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। तो थोड़ी ही देर में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इसे रवाना करेंगे। और देश में अब तक 8 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। ये 9वीं ट्रेन होगी जो भोपाल से दिल्ली के बीच चलेगी और लोगों को एक और बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, काम किया जा रहा है, प्रोजेक्ट पे काम चालू है। फिर चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो या फिर रेल लाइन की बात हो। तो देश में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। ये 9वीं होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल से दिल्ली के बीच ये चलेगी और कई घंटों में तय होने वाला सफर अब कुछ ही घंटों में तय होगा। और इसको लेकर प्रधानमंत्री भोपाल पहुंच चुके हैं। तो भोपाल से दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी और 9वीं वंदे भारत ये ट्रेन पीएम मोदी आज इसकी सौगात देंगे, हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और प्रधानमंत्री भोपाल पहुंच चुके हैं। तो ये ट्रेन दिल्ली से भोपाल के बीच चलेगी और लोगों के लिए बड़ी राहत। और पीयूष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात आज मिलने वाली है। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। हम फिर कोशिश करेंगे वो उनसे हमारा संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि कितना वक्त और लगेगा। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और कैसे ये लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी, कैसे आवागमन आसान होगा, कैसे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, कैसे दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी कम होगी, यानी कम वक्त में ये दूरी तय होगी। और हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, आपकी मुलाकात कल लोकसभा स्पीकर जी से हुई, रेल मंत्री जी से हुई, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई, खासतौर पर अगर हम रेल मंत्री जी से बात करें तो क्योंकि मैं उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ और वो मिला जी से मेरे एक बहुत नज़दीकी संबंध हैं। तो कल जब मैं दिल्ली प्रवास पे था तो उनके साथ लोकसभा में ही करीब आधे घंटे का समय मेरी चर्चा हुई। और जब स्वाभाविक रूप से जब दो राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति बैठते हैं तो राजनीतिक चर्चा होती है और मैंने अपने विभागों के विषय में उनके साथ चीज़ें बहुत कुछ शेयर की और उन्होंने महसूस किया और कहा भी कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपने किया है, अच्छी बात है। आज राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात आपकी होने वाली है, किन विषयों को लेकर आज राष्ट्रपति जी से चर्चा होगी? देखिए, जिस तरह से महामहिम ने हमारे जेलों को लेकर के अपनी इच्छा जो प्रकट की थी,
मैं उस काम को बहुत बारीकी से कर रहा हूँ और जो अपने 1 साल के कार्यकाल में जो अनुभव जेलों का आया है मैं उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सर, अतीक अहमद मामले में बात करें तो आज उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। पिछली बार उसने कहा था कि 2 हफ्ते में एक अधिकारी ने धमकी दी है कि 2 हफ्ते में जेल से निकालकर हमको मार दिया जाएगा। क्या वाकई में जेल से निकालकर उसके मार दिया जाएगा इस तरीके का? कोई कानून व्यवस्था हाथ में ले लेता और कोई अधिकारी इस तरह से कह नहीं सकता। ये अलग अलग बातें हैं। मैं मानता हूँ कि सभी लोग अपने कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पिछला 6 साल का जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का रहा है तो आतताइयों को भय है और होना चाहिए। सरकार का एहसास और कानून व्यवस्था का एहसास आतताइयों के मन में रहना चाहिए और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो कानून के हिसाब से होगा, उसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होगी और कानून के हिसाब से आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। उधर सीतामढ़ी में कांग्रेस प्रभारी और पूर्व विधायक भावना झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अदालती आदेश की आड़ में मोदी सरकार कानून की धज्जियां उड़ा के राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही कहा कि अडानी, अंबानी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी देश की संपत्ति को लूट रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने पे तुली हुई है। प्रश्न पूछे लोकसभा में, शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया 16 फरवरी 2023 और उसके बाद 24 मार्च 2023 को संसद की सदस्यता राहुल जी की रद्द कर दी गई। इसी से पता चलता है कि सरकार कितनी डरी हुई है कि उन्होंने आनन फानन में इतना तेज निर्णय लेके ये काम करने की कोशिश की। और खबर बिहार के बसंतपुर से है, जहां बाल विकास योजना के तहत प्रगतिवाद बाल विद्यालय का शुभारंभ किया गया। विद्यालय का शुभारंभ संस्था के बिहार प्रमोटर पारस विश्वास एवं स्थानीय सरपंच महानंद झा ने किया और इस दौरान बिहार प्रमोटर पारस विश्वास और सरपंच महानंद झा के द्वारा संस्था के कार्य करने के लिए सेविका पद के लिए कंचन कुमारी और सहायिका पद के लिए पिंकी कुमारी को नियोजन पत्र दिया गया। प्रगतिवाद बाल विकास योजना के तहत प्रगति और खबर बिहार के मधेपुरा से है, जहां मुरलीगंज के मनहरा चौक पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन 6 दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई गई तब तक इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का नुकसान इसमें हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज केंद्र पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की कारिस्तानी हो या फिर मनमानी, राहुल गांधी हर बार हिंदुस्तानी की आवाज बने हैं और राहुल गांधी के सवालों से भयभीत होकर केंद्र सरकार तानाशाही पर उतारू है। रामनवमी जुलूस पर हिंसा की आग बंगाल और बिहार के बाद झारखंड तक पहुंच गई। देर रात झारखंड के जमशेदपुर इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फोड़ दी और तोड़फोड़ की, आगजनी की। इस दौरान करीब 5 लोग घायल हुए। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जमशेदपुर में कुछ लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने का विरोध किया, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। जुलूस को रोकने से गुस्साए लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों तरफ से जमकर भड़काऊ नारेबाजी भी हुई। पुलिस का कहना है कि अब हालात शांतिपूर्ण हैं। और अखिलेश यादव आज कानपुर दौरे पर हैं और 2 बजे रायपुर के
खुशी प्लाजा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय मुन्ना पाल की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे और कानपुर अग्निकांड के पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कानपुर में कल कई दुकानों में आग लगी थी जिसमें करोड़ों का नुकसान व्यापारियों का हुआ। उन पीड़ित व्यापारियों से भी अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। तो कानपुर अग्निकांड के पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। और कानपुर दौरे पे पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज कानपुर पहुंच रहे हैं और 2 बजे रायपुर के खुशी प्लाजा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। यहां पर वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय मुन्ना पाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कानपुर अग्निकांड के पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि कानपुर में कपड़ा मार्केट में जो आग लगी थी उसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई थी। लाखों करोड़ों का नुकसान उस आग में हुआ था और उन्हीं पीड़ित व्यापारियों से मिलने अखिलेश यादव आज कानपुर आ रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां इकाना स्टेडियम में आज आईपीएल जो है उसका मुकाबला होने जा रहा है। शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली के बीच मुकाबला होगा और दिल्ली पर जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी लखनऊ की टीम। मेट्रो स्टेशन से इकाना स्टेडियम तक ई बसों का संचालन होगा। शहर में बैरिकेडिंग की गई है, बिना टिकट के एंट्री नहीं मिल पाएगी। व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आईपीएल का आगाज हो चुका है। कल पहला मुकाबला था, आज दूसरा मुकाबला है। तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज पहली बार आईपीएल का मैच होगा और शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली के बीच यह मुकाबला होगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट का यह मामला है और हादसे में मृतकों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। कल केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 लोग अब भी लापता हैं और फैक्ट्री संचालक के भाई समेत मौजूद लोगों के वहां पे चिथड़े उड़ गए थे। इतना भयानक यह हादसा था कि जो शव थे उनके कई टुकड़े हो गए थे। बेहद दर्दनाक दृश्य था वो। और इस मामले में मृतकों की जो संख्या है वो 5 हो गई है। फैक्ट्री संचालक के भाई समेत वहां पे कई लोग मौजूद थे। तो केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट का यह मामला और इसमें मृतकों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। कल केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। और हमीरपुर की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल यहां पुलिस पर जबरन वसूली के आरोप लग रहे हैं। इस बार तो पुलिस ने पीड़ित से न केवल पैसे बल्कि बाइक और मोबाइल फोन भी छीन लिया, ऐसा आरोप है। इतना ही नहीं, इसके बाद सिपाही ने पेट्रोल पंप के फोन पे पीड़ित से पैसे डलवा लिए। और वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अब जांच की बात कर रहे हैं। वैसे मोरम दम करवाते अपने घर के लिए, घर लाने के लिए अपनी गाड़ी अपने पास खुद का ट्रैक्टर है। तो पुलिस पर ही वसूली का आरोप लगा है और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं। हमीरपुर में एक शख्स ने पुलिसकर्मी पर वसूली का आरोप लगाया। आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी लोक भवन में बैठक करेंगे और कुछ ही देर में लोक भवन में यह बैठक होगी। ओलावृष्टि को लेकर यह बैठक करेंगे, यानी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर वो फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे जो नुकसान हुआ है कि कैसे उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए। क्योंकि बेमौसम बरसात ने, ओलावृष्टि ने कई शहरों में, कई गांवों में, कई जिलों में बड़ा नुकसान किसानों को पहुंचाया है। फसलों को नुकसान पहुंचा, किसान पीड़ित, वो परेशान, मदद की गुहार लगा रहा है, मुआवजे की मांग कर रहा है और उसी को देखते हुए यह बैठक है। तो सीएम योगी लोक भवन में
अब से कुछ देर में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वो मौजूद रहेंगे और इस बैठक में ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, कुछ ही देर में लोक भवन में बैठक होने वाली है। किसानों को चूंकि काफी नुकसान हुआ था, क्या उसी का आकलन किया जाएगा? देखें तो बेमौसम उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से दो फसलों को खासा नुकसान हुआ है। खासतौर पर वो जिले जहां पर आम की फसल बड़े पैमाने पर आ रही है, वहां पर ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो गेहूं की खड़ी हुई फसल है, जो पूरी तरीके से पक चुकी है, वहां पर इस तरीके की बारिश से भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ कई जगहों पर जो पुराने घर थे वो भी गिरे हैं, कुछ जगह जानवरों का भी नुकसान हुआ है। इन सारी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे, जिसमें राहत आयुक्त, साथ ही साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें यह कोशिश होगी कि वो किसान जो कि प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आच्छादित हैं और प्रधानमंत्री बीमा का लाभ उनको मिला हुआ है, उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मुआवजा दिलाया जाए, ताकि जो नुकसान उनकी फसल का हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। दूसरी बड़ी चीज यह होगी कि ऐसे किसान जहां पर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से उनको जन धन या फिर जो जानवरों का नुकसान हुआ है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वे कराकर जो अनुमन्य सहायता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है वो उनको दी जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ये महत्वपूर्ण बैठक लोक भवन में कर रहे हैं, जिसमें कृषि, साथ ही साथ राहत आयुक्त, उसके अलावा मुख्यमंत्री और जो दूसरे विभाग के अफसर हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे सर्वे में शामिल होंगे, जिसमें राजस्व विभाग भी शामिल है, वो सभी इस सर्वे करेंगे। और सर्वे करने के बाद जो प्रदेश भर की अब तक की रिपोर्ट है वो देखी जाएगी। उसके बाद जिलाधिकारियों और स्थानीय एसडीएम के माध्यम से सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ऐसे किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। तो ये देखा जाएगा कौन से ऐसे किसान हैं जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत अपनी फसल का मुआवजा पा सकते हैं, और वो किसान जो कि ओलावृष्टि के जरिए कहीं ना कहीं अपनी फसल का नुकसान उठा रहे हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, इसके वाजपेयी, आप इस बैठक पे नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि को लेकर जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई की जाए, इसको लेकर बैठक हो रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर रायबरेली से है, जहां बीजेपी विधायक अपने ही प्रशासन की मनमानी के विरुद्ध धरने पर बैठ गए हैं और अवैध कब्जे को लेकर मौके पर पहुंचे विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया, प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर एसडीएम और सीओ भी मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरधना में सलावा झाल के पास अंग्रेजों के जमाने का बना गंग नहर का पुराना पुल टूट गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। हालांकि पुल से गुजर रहा डस्ट से भरा एक ट्रक जो है वो जरूर हादसे का शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि ज्यादा लोड होने के चलते पुल टूट गया। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने बताया कि पुल जर्जर था और कई बार मरम्मत की शिकायत की गई, लेकिन पुल नहीं सही किया गया। तो एक ट्रक जो था वो इससे गुजर रहा था और तभी यह पुल टूट गया। बहुत पुराना ये पुल था, बताया गया, कई बार शिकायत की गई कि इसकी मरम्मत की जरूरत है, दरारें हैं, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बावजूद इसके लोगों की इन शिकायतों को अनसुना किया गया। और खबर कुशीनगर से है, जहां 25 वर्षीय व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला और खेत की तरफ यह युवक टहलने निकला था, जिसके बाद ये खबर परिवार को जब लगी तो परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है और बीडीओ कार्यालय में पुलिसकर्मी से बदसलूकी की गई। शौचालय निर्माण को लेकर नोकझोंक हुई। बीडीओ से बात करते समय पुलिसकर्मी ने संयम बरतने की हिदायत दी। बीजेपी नेता राहुल राघव का पुलिसकर्मियों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है और बुलंदशहर के ब्लॉक ऊंचा गांव बीडीओ कार्यालय का यह मामला है।
खबर औरैया से है, जहां कोतवाली के गेट पे महिलाओं से मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया। बिधुना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। तो किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि यहां मारपीट होने लगी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बिधुना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला। खबर अलीगढ़ से है, जहां बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पथराव होने लगा, मारपीट होने लगी। इसमें कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अब जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ था और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े इस विवाद में आ गए और फिर दो पक्ष आमने सामने आए। कई लोग पथराव होने लगा, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और बुलंदशहर के चतारी में एक युवती का शव संदिग्ध हालात में पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक तरफ पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है तो दूसरी तरफ परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर अब साक्ष्य जुटा रही है। उसके बाद मैंने देखा है बहन जी यहीं पर सो रही थी। सोने के बाद में मैं फिर सुबह 5:30 बजे उठाऊँ मम्मी के साथ सानी करवाने के लिए। तो हमने सोचा है कि ये लेटरिन कर रही होंगी, ये खाट पर नहीं थी। तो फिर एक चाची है बिमलेश, वो अपने भैंसों को चारा डालने के लिए आई थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये शीतल पड़ी हुई है। उन्होंने जब ही हमको सभी को आवाज़ लगाया है, जब इन्हें हम अपने घर पर ठाकने कर आए। कहाँ पड़ी हुई थी? ये हमारे घर के पीछे गली है, उस घर के बीच भरी मेरे। फिर आपने मौके पे पुलिस को फोन किया हमने, फिर पुलिस। और प्रदेश में हो रही बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अब किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अप्रैल को एक बार फिर बारिश की चेतावनी दी गई है। आसमान से किसानों के लिए बरसी आफत। किसानों की फसलों पर मार्च महीने की मार, बारिश की मार, किसान हुए लाचार। मार्च का महीना जाते जाते भी किसानों को करारी चोट दे गया। मार्च के दूसरे सप्ताह में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसान अभी अपनी फसल को संभाल भी न पाए थे कि इस अंतिम सप्ताह में फिर से मौसम की मार झेलनी पड़ी है। ओलावृष्टि और तेज हवा ने फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बरसात और तेज हवाओं का ये दौर शनिवार से अगले 2 दिनों तक थम सकता है। इसके बाद फिर 2 दिन तक बारिश और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है। ये बारिश हुई, गेहूँ मेरा चौपट जमीन के ऊपर सब बिछ गया। अच्छा, कितना गेहूँ चौपट हो गया? हो गया लगभग 5 एकड़। 5 एकड़ गेहूँ सब गिर गया। इसके अलावा कोई और फसल? और पिछले बरसात धान भी चौपट हो गया, धान भी बरसात हुई वो भी चला गया, लाई भी गिर गई, लाई भी चला गया। तो वहीं बात की जाए तो बारिश पूरे प्रदेश में रुक रुक कर हो रही है। प्रदेश में कहीं बृहस्पतिवार से तो कहीं शुक्रवार से तेज बारिश हुई। उधर अवध क्षेत्र में भी यही हाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश और तेज हवाएं चली। कई जिलों में ओले भी गिरे। इस बारिश से गेहूं, सरसों और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल अभी तो किसान मार्च के दूसरे सप्ताह में हुई बारिश के नुकसान से परेशान थे कि एक और मार किसानों को झेलनी पड़ी है। उधर 13 जिलों में फैली हुई आम की फसल को भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। आम पर इस बार बौर अच्छा था, पर अब नुकसान हो रहा है। पहले तेज हवा से बौर गिरा, रही सही कसर बारिश और ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। लगातार नमी बनने से आम की फसल पर खर्रा रोग का खतरा मंडरा गया है। लखनऊ के आम उत्पादकों का मानना है कि आम के लिए ये समय बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बारिश हवा से नुकसान पहुंचा है। एक तरफ किसान कर्ज
के नीचे दबा हुआ है, तो दूसरी तरफ कुदरत भी किसानों का साथ नहीं दे रही है। सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया वह बहुत कम है, और अब जो फसल का नुकसान हुआ है बेमौसम बरसात से, सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए। पहले भी धान में भी बेमौसम बरसात से धान की फसल खराब हुई थी, जिससे किसानों को पहले भी किसानों की कमर टूट चुकी है। खरीफ सीजन में बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों को परेशान किया था। किसानों की लाखों की फसलें बर्बाद हो गई थी। अब रबी सीजन चल रहा है, किसानों ने फसलों की कटाई भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी खराब मौसम किसानों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को खासा नुकसान पहुंचाया है। अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।